एक ट्रैवलिंग वेव होती क्या है तुम वो समझना। देखो मैं एनिमेशन तुम्हें बता रहा हूँ अभी, रुको। देखो यहाँ पे तुम्हें एक वेव दिखेगी। देखो ध्यान से देखना, तो ये वेव जो है, जो आप वेव देख रहे हो, ये आपकी इस तरफ जा रही है, दिख रही है। तो यहाँ पे एक वेव तुम्हें दिख रही होगी जो तुम्हें पॉजिटिव एक्स में जाते हुए दिखेगी। और तुम ध्यान से इस वेव में इस ब्राउन कलर के पार्टिकल को देखना। तो आपकी जो वेव है वो आगे जा रही है, लेकिन आपका जो पार्टिकल है वो देखो खाली अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। दिखना दिख रहा है तुम्हें? यहां पे ये जो वेव है वो तो आगे जा रही है, लेकिन यहां पे जो पार्टिकल है वो अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी मीडियम में जब वेव चलती है ना, तो वेव अपने साथ एनर्जी लेके जाती है ना। ये नहीं कि वेव चल रही साथ में पार्टिकल लेके जाएगी। अगर रास्ते में कोई पार्टिकल है तो वो अपनी जगह वाइब्रेट करता है, और वेव इधर भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है ना। तो एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, अब तुम उसको ध्यान से समझना। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वेव क्या लेके जाती है, तो वेव अपने साथ क्या लेके जाती है, एनर्जी लेके आती जाती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पड़े पड़े वाइब्रेट करते हैं, है ना। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे इस पार्टिकल को, तो इस पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होगा, ऐसा। लेकिन वेव का जा रही है इधर की तरफ, है ना। तो एक वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, अब तुम उसको समझना। देखो, तो y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक वेव की इक्वेशन है। अब तुम इसमें हर चीज का मतलब समझना। y का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब इक्वल टू के इधर मान लो x लिखा है तो वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, y लिखा है तो वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, z लिखा है तो वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ना। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज क्या बताती है कि पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं। जैसे अपने पुराने वाले एनिमेशन में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ए पे। ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल के वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड क्या है। जैसे मान लो कि ये कोई वेव है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसके और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आपकी जो वेव है इसमें जो पार्टिकल है वो मीन से कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, एम्पलीट्यूड। यहां पे आप साइन भी यूज कर सकते हो, कॉस भी यूज कर सकते हो। के, अब के होता है आपका वेव नंबर, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये तुम्हें याद रखना है। के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, है ना। अब तुम ध्यान से देखना, साइन के ब्रैकेट में आपको देखना है एक्स वाई जेड क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे एक्स लिखा हुआ है तो ये है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहां पे अगर एक्स लिखा हुआ है तो पार्टिकल एक्स में जा रहा है। वाई लिखा है तो पार्टिकल का वेव, अगर एक्स लिखा है तो वेव एक्स में जा रही है, वाई लिखा है तो वेव वाई में जा रही है, जेड लिखा है तो वेव जेड में जा रही है। लेकिन यार वेव तो पॉजिटिव एक्स में भी जा सकती है और नेगेटिव एक्स में भी जा सकती है। तो आपको क्या देखना है कि यहां पे बीच में क्या है। तो यहां पे अगर माइनस है तो वेव का जा रही है पॉजिटिव एक्स में। यही मान लो आपको वहां पे लिखा होता के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब वेव का जा रही है नेगेटिव एक्स में जा रही है। ये तुम्हें याद रखना है। अगर बीच में माइनस है तो आप प्लस लगा दो, बीच में प्लस है तो आप माइनस लगा दो। ठीक है, और फिर ओमेगा। ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। और अब एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, और फाई होता है आपका फेज एंगल। तो फाई तो चलो ठीक है, बात की बात है। एक बार आपको ये सब पैरामीटर मैं वापस समझा रहा हूं। घर की बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, एक बार तू भी इस इक्वेशन को समझना। हम अभी समझ रहे हैं कि एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। किसकी, एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो देखो इस तरीके से लिखी जाती है, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब मैं तुम सबको वापस एक बार समझा रहा हूं। तो इक्वल टू के इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखना, तो अगर ये y लिखा है तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। क्योंकि जब भी कोई वेव चलती है तो वेव मान लो इधर जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल होते हैं वो खाली अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं। तो y का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है। ए मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब है ये डिस्टेंस, कि पार्टिकल ऊपर और नीचे कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहां पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट में आना, तो यहां पे एक्स वाई जेड जो भी लिखा है वो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ध्यान से देखना, यहां पे एक्स लिखा हुआ है
मतलब वेव एक्स में जा रही है, लेकिन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो बीच में अगर माइनस लगाओ तो वेव का जा रही है पॉजिटिव एक्स में जा रही है। ठीक है, अगर यही मान लो ब्रैकेट में लिखा होता के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो देखो एक्स के आगे प्लस लिखा हुआ है, मतलब वेव का जा रही है, वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है। ठीक है, अब देखो टी के साथ जो होता है ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम। एक्स के साथ होता है के, मतलब यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ जो भी होगा वो होगा के। ये होता है वेव नंबर जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा, और फाई होता है आपका फेज। और एक और चीज याद रखना यहाँ पे, वेव वेलोसिटी। तो अगर आपकी ये ट्रैवलिंग वेव है, तो ये किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, या फिर अपन लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में ये सब कुछ, फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, एक बार लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी को पूछो, कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, आप वापस बता दो। देखो कोई डाउट नहीं है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अब तुम सब ध्यान से देखो, देखो अपन क्वेश्चन करेंगे तो तुम अच्छे से सीखोगे इसको, है ना। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, कि आपको दे रखा है z इक्वल टू 4 sin 8 पाई x प्लस 4 पाई t, इस तरीके से। अब आपको पूछा जाए कि बताओ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है। मान लो पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का है, पूछा जाए कि बताओ वेव कहां जा रही है। फिर पूछा जाए बताओ एम्पलीट्यूड क्या है। मान लो पूछा जाए के क्या है। मान लो पूछा जाए ओमेगा क्या है। मान लो पूछा जाए लैम्डा क्या है। मान लो पूछा जाए फ्रीक्वेंसी क्या है। पूछा जाए टाइम पीरियड क्या है, और फाइनली वेव वेलोसिटी क्या है। तो देखो तुम्हें इस इक्वेशन को पढ़ना सीखना है। तो इस इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, अब तुम ध्यान से देखो। इधर z लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन z है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव कहा जा रही है, साइन के ब्रैकेट में आओ। अच्छा x लिखा है तो आप x लिखो, लेकिन आगे प्लस है तो आप यहां माइनस लगा दो, तो वेव कहा जा रही है नेगेटिव x में। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना है 4, ये देखो। के, मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड के साथ जो भी होगा के, तो के कितना आ गया 8 पाई। अब के होता क्या निकालो साथ साथ, 2 पाई बाय लैम्डा। के कितना दे रखा है 8 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई गया 2 4 जा, तो लैम्डा कितना आया 1/4, तो लैम्डा कितना आ गया 1/4 मीटर। अब टी के साथ जो होता है ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 4 पाई। ठीक है, पर मैंने अभी तुम्हें बताया ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ। ओमेगा कितना है 4 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई गया 2 से 2 गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कितना आ गया 1/2 सेकेंड। और मैंने फाइनली क्या कहा था वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा बाय के होता है, तो ओमेगा 4 पाई के 8 पाई, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अब तुम्हें कोई डाउट है कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव पढ़ने में हमें ये डाउट आ रहा है, तो तुम मुझे पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है तो। सर ये वेव वेलोसिटी क्या है, एक बार वो बताओ ना। वेव वेलोसिटी मतलब हर्ष देख, ये कोई वेव है, और मान ली ये वेव इस तरफ जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है जाने की, ट्रैवलिंग वेव है ना। ट्रैवलिंग वेव मतलब वेव ट्रैवल कर रही है, तो वेव किस वेलोसिटी से आगे जा रही है वो होती है वेव वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, या फिर तुम ये भी पुट कर सकते हो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके सर। ठीक है, मेघना कोई डाउट है, रानू रिदम कोई डाउट है तो पूछो। ना सर। सबको क्लियर है, कहा कि कोई डाउट है, आपने लेट ज्वाइन किया है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि तुम्हें इसका क्वेश्चन पक्का नो मिलने वाला सर। है। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो ये तो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि भाई एक ट्रैवलिंग वेव को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ, टॉपिक लिखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड।
वेलोसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि साउंड जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तुम लोगों को पता है साउंड ट्रैवल कैसे करती है? साउंड ट्रैवल कैसे करती है पता है आप लोगों को? तुम लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। साउंड ट्रैवल कैसे करती है? देखो, मान लो कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, और मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो साउंड क्या करती है? पहले कंप्रेस करती है, फिर एक्सपांड करती है, फिर मीडियम को कंप्रेस करती है, फिर एक्सपांड करती है, फिर कंप्रेस करती है, फिर एक्सपांड करती है। तो मतलब साउंड अगर इधर जा रही है ना, तो आपके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी ऐसे होता है। तो साउंड बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव है। इसका मतलब क्या है कि साउंड में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब पार्टिकल का वाइब्रेट करने का जो डायरेक्शन होता है और साउंड जहां जाती है, वो दोनों डायरेक्शन पैरेलल होती है ना? तुम लोगों ने कभी सांप को चलते हुए देखा है? या वो बारिश के मौसम में वो अर्थवर्म आते हैं, अलसिए आते हैं, तुमने देखा होगा, वो इस शेप के होते हैं, बीच में धारियां बनी होती है। तुम कभी इसको चलते हुए देखना, ये कंप्रेस होता है, फिर एक्सपांड होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर एक्सपांड होता है। तो साउंड भी इसके जैसे चलती है। तो साउंड बेसिकली है क्या? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो अब हम पढ़ेंगे, तो लिख लो अपनी कॉपी में कि साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। और अगर तुम्हें नहीं पता हो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वेव जा भी कहां रही होगी? एक्स डायरेक्शन में ही जा रही होगी। ये तुम याद रखना, ठीक है? तो खाली अपनी कॉपी में ये छोटा सा नोट बना लो कि साउंड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें होता क्या है ना? बस इतना नोट बना लो। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। तो देखो, सॉलिड्स में वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकाला जाता है? तो सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, है ना? तो y क्या है? यहां पे y है आपका यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस क्या बताता है? कि आपका मटेरियल कितना इलास्टिक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि साउंड कैसे ट्रैवल करती है? साउंड पार्टिकल को कंप्रेस करती है, एक्सपांड करती है, कंप्रेस करती है, एक्सपांड करती है। तो आपका मीडियम जितना ज्यादा इलास्टिक होगा, आपकी साउंड उतना अच्छे से ट्रैवल करेगी। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? डेंसिटी के। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यार आपका मीडियम भारी है, तो मीडियम भारी है तो उसको वाइब्रेट करना आसान थोड़ी होगा, वाइब्रेट कराने में दिक्कत होगी ना। तो इसलिए डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होती है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हारे स्कोप से बाहर है। तुम्हारे क्या, ये बहुत हाई स्कोप का फॉर्मूला है, आप खाली इसका फॉर्मूला याद रखना। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सॉलिड्स में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, तो रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, रूट वाई बाय रो। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और अगर तुम भूल गए हो तो याद है यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि कई बार इसका न्यूमेरिकल जो आता है ना, उसमें आपको y निकाल के फिर यहाँ पुट करना होता है। तो भूलना मत यार इस फॉर्मूले को, है ना? तुम लोग याद रख लेना इसको, ठीक है? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का कोई डेरिवेशन होता है क्या? हाँ, कराए ना, न्यूटन और लेप्लास। एयर क्या है बेटा? एयर गैस ही तो है, नहीं अभी सर, करा। प्रॉपर क्वांटिटी निकालना, मतलब वो 340 क्वांटिटी आती है ना, वो वाली। तो वो सब वैल्यू पुट कर देना, आर टी और एम की आ जाएगा। न्यूटन वाले से? नहीं, लेप्लास वाले से। ओके सर। मैं भी करा रहा हूँ, देख। अच्छा, आपने ये लिख लिया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स की? डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स। जो तुम्हें याद है, यंग्स मॉडुलस लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप लिक्विड पे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं लगा सकते। लिक्विड के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ
बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो बी क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस, और रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। उसी तरीके से ना कई बार मैंने देखा है कि इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं, या अपनी बुक में भी जो न्यूमेरिकल है, उसमें पता है ये क्या करते हैं, कमीने क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस नहीं देते, ये कंप्रेसिबिलिटी देते हैं। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है 1 कंप्रेसिबिलिटी। इसको तुम याद रख लेना, ठीक है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी दे रखी हो कि भैया कंप्रेसिबिलिटी मीडियम कितनी है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी है, बच्चे क्या करते हैं, बी की जगह कंप्रेसिबिलिटी पुट करते हैं, नहीं, बी क्या होता है, 1 कंप्रेसिबिलिटी। इसको याद रख लेना, फॉर्मूला होता है ये। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ बी बाय रो। तो सॉलिड्स के लिए रूट ऑफ वाई बाय रो, लिक्विड्स के लिए रूट ऑफ बी बाय रो। बी होता है बल्क मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला पार्ट, वो है, लिखो अपनी कॉपी में, ये किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। देखो इस डेरिवेशन पे तुम मत जाना, पर तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भैया वेलोसिटी बल्क मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बताता है कि आपका मीडियम कितना जल्दी कंप्रेस हो सकता है, कितना जल्दी एक्सपांड हो सकता है। तो जितना ज्यादा मीडियम इलास्टिक होगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन से। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वेलोसिटी आपकी उतनी कम होगी। ठीक है। तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। तो गैसेस में वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं। यार देखो, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, गैस भी क्या है, अपने आप में एक फ्लूइड है कि नहीं। क्योंकि जो चीज फ्लो कर सकती है उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस भी फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ बी बाय रो, सेम, रूट ऑफ बी बाय रो। लेकिन है क्या कि गैस का बल्क मॉडुलस कांस्टेंट नहीं होता। जैसे लिक्विड का बी कांस्टेंट होता है, वैसे गैस के लिए बी कांस्टेंट नहीं होता। तो गैस में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, गैस मतलब अगर एयर की भी बात कर रहे हैं, तो दो लोग आए, पहले आया न्यूटन, उसके बाद आया लैप्लास। तो इन दोनों ने अपने हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया। तो पहले अपन न्यूटन्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर अपन लैप्लास करेक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। तो लिखो अपनी कॉप में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। गैस भी बेसिकली एक फ्लूइड है, फ्लूइड के लिए इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस, तो फॉर्मूला वही होगा, रूट बी बाय रो। लेकिन अब बी निकालना सीखेंगे हम लोग, है ना। तो पहले अपन न्यूटन के फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर लैप्लास की। तो एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है। तो पहले लिखो अपनी कॉपी में, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो न्यूटन के हिसाब से साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन ये बोलता है कि व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम, तो न्यूटन बोलता है कि अगर किसी मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है, तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल इन नेचर। प्रोसेस इज आइसोथर्मल इन नेचर। तो न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन ये बोलता है कि यार साउंड तो हवा में ट्रैवल करती है, तो यार अपन जब बात करते हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है क्या। जैसे मान लो तुम मेरे सामने बैठे हो, अपन दोनों बातें कर रहे हैं, तो अपन दोनों की बातें करने से क्या रूम के टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता है। तो न्यूटन ने कॉमन सेंस से बोला कि यार प्रोसेस तो क्या होगी, आइसोथर्मल होगी। क्योंकि आपकी जो साउंड है वो तो वैसे ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, आराम से हीट एक्सचेंज कर सकती है वो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूटन के हिसाब से आपकी जो प्रोसेस है दैट विल बी आइसोथर्मल इन नेचर। तो आइसोथर्मल में मतलब पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी हो जाएगा, है ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो, तो एक बात तो पक्की है, जो राइट हैंड साइड है उसका डिफरेंशियल जीरो होगा, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब लेफ्ट हैंड साइड का करते हैं, तो पहले पी का करो। तो पी का करोगे तो आएगा डीपी बाय डीवी, और वी को ऐसा कैसे रहने दो, है ना। अगर दोनों वेरिएबल का करना हो तो ऐसे ही करते हैं, पहले एक का करो
दूसरे को रहने दो, फिर पहले का करो, सॉरी पहले को रहने दो और दूसरे का कर दो डीवी बाय डीवी। तो पहले मैंने पी का किया, वी को रहने दिया, फिर मैंने पी को रहने दिया, वी का किया, तो डीवी से डीवी गया, तो आपका डीपी अपॉन डीवी कितना आया इंटू वी, ये कितना आया माइनस पी। तो डीपी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस पी इंटू डीवी बाय वी। ठीक है, और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, याद है हमने प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो तुम दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, आपने प्रेशर लगाया, आपने प्रेशर लगाया, डेल वी बाय वी वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, डीवी बाय वी वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, तो माइनस की जगह माइनस भी है, तो कंपेयर करके में ये पता पड़ता है कि बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, प्रेशर के। तो न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, रूट बी बाय रो, लेकिन न्यूटन सर के हिसाब से बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्रेशर के, तो अपन लिख सकते हैं रूट पी बाय रो। लिख लो अपनी कॉपी में। तो न्यूटन के हिसाब से आपकी प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल, है ना। क्यों होती है, क्योंकि न्यूटन बोलता है कि साउंड तो एयर में ट्रैवल करती है, तो इट कैन इजीली एक्सचेंज हीट। तो आप लिख सकते हो क्यों आइसोथर्मल, बिकॉज इट कैन इजीली एक्सचेंज हीट, इट कैन इजीली एक्सचेंज हीट। तो अगर कोई चीज मान लो आराम से हीट एक्सचेंज कर सकती है, तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं वाला, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज को हीट दोगे वो तो एक्सचेंज कर लेगी, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस क्या होगी, आइसोथर्मल। तो पहले अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो पहले पी का किया, वी को रहने दो, फिर पी को रहने दो, वी का करो, तो अपनी ये इक्वेशन आ गई। कंपेयर करके पता पड़ा कि बल्क मॉडुलस तो प्रेशर के बराबर होता है, तो वेलोसिटी कितना आया, रूट बी बाय रो, या फिर हम लिख सकते हैं रूट पी बाय रो, क्योंकि बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, प्रेशर के। लिख लो। तो ये किसके हिसाब से, ये न्यूटन के हिसाब से, लिख लो। लेकिन क्या है कि इसमें गड़बड़ है, जो लेप्लास ने बाद में सही करी, पर उस गड़बड़ तक पहुंचने से पहले आराम से लिख लो इसको। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ठीक है, तुम्हें न्यूटन ने क्या कहा था वो भी याद रखना है, क्यों कहा था वो भी याद रखना है, और ये डेरिवेशन भी तुम्हें याद रखना है ना। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं फिर। रानू कोई डाउट है, मेघना गार्गी कोई डाउट है, गगन भाई, हर्ष भाई, कोई डाउट है किसी को तो पूछो यार, अश्वेता कोई डाउट है, प्लीज यार। ओके, डाउट तो तुम्हें आते हैं नहीं, है ना, ऐसा तो हो ही सकता तुम्हें डाउट नहीं होगा। एक बार में समझ में आ गया पूरा, किसी को इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कंपेयर किया उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो। तो एक बार मैं वापस से इक्वेशन लिख रहा हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास होता है, कोई डाउट तो नहीं है। तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं, आप वी को नीचे भेजो, तो आर टी अपॉन एम को अलग कर दो, और एम अपॉन वी अलग कर दो, मतलब आर टी अपॉन एम मैंने अलग लिखा, एम अपॉन वी। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं, रो आर टी बाय एम लिख सकते हैं, तो रो को नीचे लेके आओ, तो पी बाय रो क्या हो जाएगा, आर टी बाय एम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के दो फॉर्मूले हैं, एक तो अभी अपन ने देखा पी बाय रो, लेकिन पी बाय रो किसके बराबर होता है, आर टी बाय एम के। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, रूट आर टी बाय एम। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो आगे जाके अगर मैं पी बाय रो को आर टी बाय एम लिखूं, तो वो बेसिकली यहां से आता है, लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा, फिर एक बंदा आया लेप्लास, तो वो बोलता है कि यार न्यूटन तो गलत था, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लैपलास करेक्शन। क्योंकि लैपलास ने क्या किया,
लैप्लास ने न्यूटन को करेक्ट किया, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास, तो लैप्लास के हिसाब से साउंड ट्रेवल्स सो फास्ट इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में साउंड तो इतना तेज चलती है दैट इट विल not have time to exchange heat, that it will not have time to exchange heat। तो लेप्लास के हिसाब से यार साउंड तो इतना तेज चलती है कि वो हीट एक्सचेंज करेगी कब, तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है। सो प्रोसेस विल बी प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक इन नेचर। तो प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबैटिक इन नेचर होगी, क्योंकि न्यूटन तो बोलता है आइसोथर्मल होगी, पर लैप्लास बोलता है कि यार न्यूटन भाई साउंड इतना तेज ट्रैवल कर रही है, उसके पास टाइम ही कहां है हीट एक्सचेंज करने के लिए, मैं बोलता हूं तुम सुन लेते हो, करेगी कब हीट एक्सचेंज, तो मतलब प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक इन नेचर होगी। तो एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो पहले पी का करो, तो dp बाय dv, v गामा को रहने दो, प्लस अब p को रहने दो, अब v गामा का करो। पर तुम अगर भूल गए हो तो याद ला दूं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो पावर है उसको आगे बुला दो और पावर में से एक घटा दो, और वॉल्यूम का हो जाएगा dv बाय dv, और k तो कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0, तो dv से dv गया, इसको उधर लेके जाओ, तो v गामा dp बाय dv, इसको उधर लेके आओ, तो माइनस गामा p, v गामा माइनस 1 है, इसको अपन लिख सकते हैं v गामा अपॉन v, लिख सकते हैं। देखो x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x रेस्ट टू पावर n अपॉन x, तो v गामा माइनस 1 को v गामा अपॉन v, तो v गामा से v गामा गया, तो dp को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा p dv अपॉन v लिख सकते हैं। ये dv को मैंने उधर भेज दिया। अब तुम कंपेयर करो अपनी सेम पुरानी वाली इक्वेशन से, तो अपनी इक्वेशन क्या थी, p इक्वल टू माइनस बी डेल वी बाय वी, तो p की जगह p है, dv की जगह डेल v है, माइनस की जगह माइनस है, तो लैप्लास के हिसाब से बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, गामा p के बराबर है, ना कि p के। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, रूट ऑफ गामा पी बाय रो, या फिर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, क्योंकि पी बाय रो किसके बराबर होता है, आर टी बाय एम के। तो ये फॉर्मूला किसके हिसाब से, लैप्लास के हिसाब से, तो बीच में लैप्लास ने क्या इंसर्ट कर दिया, गामा। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। तो लैप्लास ने क्या करेक्शन किया, लैप्लास बोलता है कि न्यूटन भाई आप जो बोल रहे हो वो गलत है, आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हीट एक्सचेंज करेगी नहीं साउंड, क्योंकि साउंड तो इतना तेज ट्रैवल कर रही है, तो प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के हिसाब से आपका आंसर क्या आता है, रूट गामा आर टी बाय एम। तो जो एयर में जो साउंड की वेलोसिटी है ना, वो अगर तुम लैप्लास के हिसाब से निकालोगे तो सही आती है, न्यूटन के हिसाब से वो गलत आती है ना, इसलिए लैप्लास करेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में खाली वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछी जाए तो आपको लैप्लास वाला ही आंसर देना है, आपको न्यूटन वाला आंसर नहीं देना है। लिख लो इसको, आराम से लिख लो। सर ये बी क्या है? बी मतलब बल्क मॉडुलस। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार प्लीज यार। तो न्यूटन के हिसाब से आइसोथर्मल, लैप्लास के हिसाब से एडियाबैटिक। न्यूटन के हिसाब से बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्रेशर के। लैप्लास के हिसाब से बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, गामा पी के। लिख लिया, तो देखो अब एक लास्ट टॉपिक लिख लो, फिर 2 डाउट करके अपन क्लास खत्म करेंगे। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में,
फैक्टर्स ऑन विच, फिर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका, फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। और इस टॉपिक के आगे तुम स्टार लगा देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखो, अपन ने वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकाला, दो फॉर्मूला निकाले। एक निकाला अपन ने गामा पी बाय रो, और दूसरा अपन ने निकाला रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ गैस, क्योंकि याद है तुम्हें, गामा जो होता है वो होता है 1+2/f। एफ मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगा, मोनो एटॉमिक का अलग होगा, पॉली एटॉमिक का अलग होगा। तो पहला फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ गैस। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। देखो टी आ रहा है ना फॉर्मूले में, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है, मोलार मास। तो जितना ज्यादा मोलार मास होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। चौथा फैक्टर, अब इस फॉर्मूले पे आओ, वो है प्रेशर। लेकिन याद रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे तभी तभी डिपेंड करेगी व्हेन डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। व्हेन डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों, देखो, अगर आप किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हो तो P बढ़ेगा तो हिसाब से V बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर लगाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है तो V घटना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रेशर पे तभी डिपेंड करेगा जब आप डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हो, या फिर अगर आप फैक्टर लिख रहे हो डेंसिटी, तो ब्रैकेट में लिख देना प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, है ना। अगर तुम मान लो प्रेशर लगा रहे हो और डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाने से तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप किसी भी चीज पे प्रेशर बढ़ाओ तो उसका वॉल्यूम घटता है, और वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन डेंसिटी बढ़ने से तो वेलोसिटी घटनी चाहिए। तो ये दोनों इफेक्ट खत्म कर देते हैं दूसरे का। इसलिए अगर आप प्रेशर लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप डेंसिटी लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिख लेना प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो 5 फैक्टर तो ये हो गए, 2 मैं और लिखवा रहा हूं, एक बार ये पांचों लिख लो। तो एक तो टाइप ऑफ गैस, एक टेम्परेचर, एक मोलार मास, एक प्रेशर, एक डेंसिटी। 2 और लिखवा रहा हूं मैं, एक बार लिख लो इनको अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर ह्यूमिड एयर डेंसिटी ज्यादा होगी आ रहा हूँ आ कार्बन। रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मेघना आ रहा हूँ मैं उसमें, अगले 2 वही है। आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ बस। आपने जो पूछा मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में डेंसिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस। टाइप ऑफ गैस मतलब गामा। गामा होता है 1+2/f। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डाई मोनो पॉली सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है, तो गामा अलग अलग होता है। फिर टेम्परेचर, मोलार मास, प्रेशर। लेकिन प्रेशर के कब, जब डेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे। डेंसिटी पे कब, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। और ऐसा क्यों, बिकॉज विथ चेंज इन प्रेशर डेंसिटी ऑल्सो चेंजेस। अच्छा, अब अगला फैक्टर याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर मान लो किसी कमरे में ड्राई एयर है। ड्राई एयर, देखो एयर में मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। एयर में मैक्सिमम क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और ड्राई एयर मतलब उस दिन उमस कम है। उमस मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब पानी में वाटर कम है। तो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होता है, 28 ग्राम होता है, क्योंकि एन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है 28। लेकिन अगर मान लो किसी दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब अब रूम में कहीं ना कहीं H2O भी होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हवा में पानी होना, H2O होना। तो N2 तो होगा ही है, लेकिन क्या होगा, कुछ N2 की जगह आपका H2O आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अब H2O का मोलार मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो आप मुझे बताओ, पहले जहां रूम का मोलार मास 28 के आसपास हुआ करता था, अब रूम में कुछ जगह H2O आ गया जिसका मोलार मास 18 ग्राम है। तो मोलार मास इफेक्टिव लिखना, तो इफेक्टिव मोलार मास डिक्रीजेस और मोलार मास घटता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। इसलिए ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो आप लिख लेना वी ह्यूमिड ग्रेटर देन वी ड्राई। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज इफेक्टिव मोलार मास डिक्रीजेस
so velocity increases. Effective molar mass decreases, so velocity increases. और ये डिक्रीज हुआ क्यों? क्योंकि N2 की जगह कई कई जगह क्या आ गया? H2O आ गया. ये लिख लो अपनी कॉपी में. मेघना कोई डाउट है कि देखो समझ में आ गया? तो मतलब सर ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में? डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर तो बात तो कम ही होगी ना, क्योंकि पहले जहां पूरे रूम में नाइट्रोजन है ना, अब कुछ कुछ जगह H2O आ गया, तो रूम में जो इफेक्टिव मास है वो घट गया, लेकिन रूम का वॉल्यूम तो उतना है. तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगी, तो डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. पर इसको आप इस फॉर्मूले से मत समझो मेघना, इससे थोड़ा अजीब हो जाएगा. आप इसको इस फॉर्मूले से समझो. सर ह्यूमिड एयर में अपन नाइट्रोजन के भी तो मोलर मास चेक करेंगे मतलब. अरे लेकिन जैसे पहले मान ले ड्राई एयर है, तो पूरे रूम में नाइट्रोजन भरी हुई है, तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ये पानी का मॉलिक्यूल किसी न किसी को तो रिप्लेस करेगा ना, तभी आएगा. तो वो किसको रिप्लेस करेगा? मान ले नाइट्रोजन को कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो एयर में CO2 भी है, O2 भी है, तो किसी को भी करेगा तो भी मोलर मास घटने ही वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन का 32 होता है, CO2 का तो आई थिंक 44 होता है. ओके सर. ठीक है. और एक लास्ट फैक्टर और है, वो लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ मीडियम. वेलोसिटी ऑफ मीडियम इसका मतलब क्या है? सपोज करो ये एक बंदा है A और ये एक बंदा है B. मान लो ये कुछ बोल रहा है तो साउंड इधर जा रही है, और मान लो एयर भी इधर जा रही है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? VA प्लस VS. लेकिन यही मान लो उल्टा हो रहा है कि साउंड इधर जा रही है, मान लो एयर इधर जा रही है, तो अब हो जाएगी VS माइनस VA. तो अगर मीडियम जहां जा रहा है, साउंड भी उधर जा रही है तो बढ़ जाती है, अगर अपोजिट है तो घट जाती है. तो लास्ट फैक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम. याद रखना यहाँ पे कभी भी VA माइनस VS मत करना, VS माइनस VA ही करना, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना. लिख लो, लास्ट है आपका वेलोसिटी ऑफ मीडियम. तो ये सारे फैक्टर तुम लोगों को याद रखने हैं. नेक्स्ट क्लास अपनी ट्रांसवर्स वेव पे है, स्ट्रिंग वेव पे, स्टैंडिंग वेव पे, है ना. ये लिख लो एक बार अपनी कॉपी.